Hello students, this is lecture number 3 on the topic elasticity of supply. Yesterday I have told you about some practical question. हमने सारे practical 8 questions हमने solve करे थे lecture number 2 में. Now today we will discuss about the degrees of the elasticity. What are the 5 coefficient? जैसे बेटा demand में था ना, unitary elastic, elastic, inelastic, then perfectly elastic and perfectly inelastic. तो वैसे ही बेटा सप्लाई चैप्टर के अंदर भी यही चीज आएगी कि आप सबसे पहले किसको देखोगे. यू विल बी सेइंग यूनिटरी इलास्टिक, देन इलास्टिक, देन इनइलास्टिक, देन परफेक्टली इलास्टिक, देन परफेक्टली इनइलास्टिक. सो ये सारी डिग्री सप्लाई में भी आएंगी. सो लेट अस सी दीज डिग्रीज वन बाय वन. तो फर्स्ट डिग्री अगर मैं बात करूं बेटा, यूनिटरी इलास्टिक की बात करूं, तो वो पर्टिकुलरली इट इज दैट डिग्री जहां पे वापस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. मतलब इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अपना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद है, elasticity of supply is equals to percentage change in quantity upon percentage change in price. Just a second. This is the formula, percentage change in quantity upon percentage change in price. अब अगर दोनों ही सेम हो जाएं, जैसे यहाँ पे दिया है 20% क्वांटिटी में चेंज है, 20% प्राइस में चेंज है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1. सो यहाँ पे सप्लाई कर्व जो बेटा ओरिजिनेट होगा, सप्लाई कर्व डायरेक्टली ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द ओरिजिन. अब ओरिजिन क्या होता है? दिस इज द ओरिजिन, everybody knows. okay, so this is the origin part जहां से सप्लाई कर्व आपका अपना ओरिजिनेट होगा अगर इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1. क्लियर? देखो यहाँ पे 20% चेंज प्राइस में भी है और वही 20% चेंज क्वांटिटी में भी है. तो इन दिस केस जो हमारा सप्लाई कर्व बनेगा बेटा, उसका ओरिजिनल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से. दैट इज योर ओरिजिन पॉइंट विच इज बीन रिफ्लेक्टेड. तो यहाँ से आपका क्या होगा, सप्लाई कर्व स्टार्ट होगा एज आई हैव गिवन ऑन स्पॉटलाइट. नाउ दिस वाज योर फर्स्ट डिग्री. नाउ लेट अस सी द सेकंड डिग्री. ओके, ये कौन सा था? यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे दोनों का परसेंटेज चेंज सेम है, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वो प्राइस. सो हियर ईपी इज इक्वल्स टू 1. अब आ जाते हैं अगर इलास्टिक सप्लाई है, तो इलास्टिक सप्लाई में पहले भी अपन ने डिमांड में पढ़ा था कि आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस. क्लियर? जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो 40% चेंज इन क्वांटिटी दे रहा है और 20% चेंज किसमें दे रहा है? प्राइस में. तो अपना फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है, 40% है, और जो डिनोमिनेटर है प्राइस दैट इज 20%. तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यहाँ पे 2 बन रहा है. वैसे भी अगर नहीं भी होता, अगर अपना न्यूमरेटर ज्यादा है तो हमेशा 1 के ऊपर जाएगा. सो हियर योर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 एंड सप्लाई कर्व जो होगा बेटा वो टच करेगा वाई एक्सिस को. किसको टच करेगा? वाई एक्सिस को. वो वाला सप्लाई कर्व जो 1 का था वो किसको टच कर रहा था? ओरिजिन को. और ये वाला जो पर्टिकुलरली सप्लाई कर्व है बेटा, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये वाई एक्सिस से ओरिजिनेट होगा. क्लियर विद दिस? अपने को ये समझ में आ गया दोनों चीजें. नाउ आफ्टर इलास्टिक सप्लाई एंड यूनिट इलास्टिसिटी लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिग्री दैट इज इनइलास्टिक. मतलब अब प्राइस में ज्यादा चेंज होगा और क्वांटिटी में कम. सिंपल फॉर्मूला अगेन वही वाला रिपीट करूं. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर ज्यादा है, 20% डिनोमिनेटर हो गया है और ये 10% हो गया है, तो ये हो जाएगा 0.5. ओके, तो यहाँ पे जो आपका सप्लाई का होगा बेटा वो ओरिजिनेट या टच करेगा एक्स एक्सिस को. याद रखना, वहां पे मोर देन 1 था तो वो टच कर रहा था वाई एक्सिस को. यहाँ लेस देन 1 है तो ये किसको टच करेगा बेटा, बताओ मुझे? एक्स एक्सिस को. सो सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ आप देख रहे हो ये सप्लाई कर्व जो है it is touching the x axis and it is moving on to the and
या हम बोल सकते हैं इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर? ये अपन की डिग्री हो गई लास्ट जो अपन ने पढ़ी, दैट इज इन इलास्टिक। अब अपने पास बची दो, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है और प्राइस में चेंज है। मतलब न्यूमरेटर जीरो हो गया और डिनोमिनेटर क्या है, चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करते हैं, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी इज जीरो, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस है सपोज 20%। और मैंने उसमें डिमांड में भी बताया था कि अगर हमारा न्यूमरेटर चेंज होता है, सॉरी न्यूमरेटर जीरो होता है, तो हमारा आंसर भी जीरो हो जाएगा। पर अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो आंसर क्या बनता है, याद है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सो वो आगे पढ़ेंगे, पर अभी अपन परफेक्टली इनइलास्टिक का देखें तो इसका शेप क्या होगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। दोनों केसेस में, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, ये दोनों परफेक्ट इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक बेटा सेम रहेंगे। इन दिस केस इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। चाहे भले प्राइस 80 हो, चाहे प्राइस 100 हो, चाहे 120 हो, आपकी क्वांटिटी चेंज हुई क्या? नो सर। क्वांटिटी कितनी की कितनी रही है आपकी, क्रिश बताओ। सर क्वांटिटी 20 की 20 ही रही है, तो यहाँ पे देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई द शेप ऑफ सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, देखो टेबल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका प्राइस चेंज हुआ 20% से, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, वो जीरो की जीरो ही रही। सो अल्टीमेटली मेरी इलास्टिसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नाउ मूविंग ऑन टू द परफेक्टली इलास्टिक। अब अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस था तो ये किसके पैरेलल होगा बताओ मुझे? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो अपन ने डिमांड में देखा ही था। तो यहाँ पे अगर क्या बोल रहा है, इफ द क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस बट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी अब चेंज हो रही, अब आपका जो फॉर्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी चेंज हो रही, प्राइस अब जीरो हो गया। अब क्वांटिटी भले 20% से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, उससे कुछ चेंज नहीं, पर आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो हियर द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ गया समझ में? पांचों यस डिग्रीज सर बेटा समझ यस में आ सर। गई कि कैसे उनकी शेप रहेंगी। मैंने लास्ट में कंक्लूडिंग भी स्लाइड बनाई है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंक्लूडिंग स्लाइड। आपका जो फर्स्ट पढ़ा था अपन ने, कौन सी पढ़ी थी बताओ मुझे? चलो अभी अभी रिसेंटली पढ़ी, ये किसके पैरेलल जा रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में नेम कर एक्स लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस। अगर ये पैरेलल एक्स एक्सिस के जा रहा है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज हैविंग इनफाइनाइट। नाउ अब ये जो आगे कर्व होगा ये वाई एक्सिस को टच करेगा, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? मोर देन, ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन देन। वन। ओके, तो इसको बोलेंगे हम सिर्फ इलास्टिक। फिर ये जो कर्व है ये अपना टच कर रहा है ओरिजिन को, ये वाला पॉइंट ये ओरिजिन को टच कर रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? यूनिटरी इक्वल टू 1 इलास्टिक। इलास्टिक, बिकॉज ये इक्वल टू। ओरिजिन को टच कर रहा है। और ये जो आपका आ रहा है लास्ट वाला, ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो ये लेस देन वन हुआ। अब ये और जो लास्ट वाला दिया है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 Okay, so all these are combinedly in this one diagram. जैसे जैसे अब बेटा अपन क्या कर रहे थे, याद है मैंने वहां पे क्लॉक का बताया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब अगर इस वाली क्लॉक को मान के चलने, ये मेरा 6 है और ये हमारा 9 है, तो जैसे जैसे हम 6 से 9 की तरफ जाएंगे तो डिग्री क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। सो दिस इज योर क्लॉक हैंड, अब 6 पे है, वो जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता करता 9 पे पहुंचा, तो 0 से स्टार्ट करा और इनफाइनाइट पे खत्म करेगा। यू कैन लर्न बाय दिस वे ऑल्सो। पर याद रखना कितनी डिग्रीज बेटा, 5 डिग्रीज। 5। कौन कौन सी? एक तो 0, फिर लेस देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर मोर देन 1 और फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो 5 डिग्रीज ऑफ सप्लाई आर ऑल्सो देयर, जैसी डिमांड की थी वैसे ही सप्लाई की है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
जैसे डिमांड को अफेक्ट करते थे ना बेटा, वैसे यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ओके, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है उसका, पेन दिख रहा है, शॉर्ट फॉर्म Yes, sir. PAINT, पेन। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको और हेल्प करेगा उसको याद करने के लिए। P इज फॉर प्रोडक्शन टेक्निक, A इज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, I इज फॉर इनपुट कॉस्ट, फिर उसके बाद N इज फॉर नेचर ऑफ कमोडिटी एंड T इज फॉर टाइम पीरियड। क्लियर? सर ये डिमांड Yes. का भी यही है ना? डिमांड में अलग फैक्टर्स है बेटा, सप्लाई के अलग अच्छा फैक्टर्स हैं और डिमांड के अलग फैक्टर्स हैं, मैंने नोट्स में मेंशन करे हैं, डू स्टडी दैट। अब आ जाते हैं पहला, प्रोडक्शन टेक्निक। अगर आप सिंपल प्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हो, सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड, तो आपका सप्लाई क्या होगा? इलास्टिक, हम इलास्टिक। जल्दी सप्लाई दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्निक बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे गुड्स हैं ऐसे जो बहुत टाइम लेते हैं बनने में, क्योंकि कभी कभार नेचर पे बेस्ड रहता है प्रोडक्शन, हमारे पे बेस्ड नहीं है। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगोस, तो मैंगोज ऐसा प्रोडक्ट है वो साल भर अवेलेबल नहीं रहेगा, वो उसी सीजन में अवेलेबल रहेगा, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन। वो एक साथ नहीं कि हर बार ही आएगा, हर महीने आएगा, नहीं, उसका सीजन है, वो उसी टाइम पे ही आएंगे। सो दिस इज व्हाट, अगर सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक आपने एम्प्लॉय करी है तो आपका क्या सप्लाई क्या होगा? इलास्टिक। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉय करी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम लग रहा है उसको बनने में, तो उसकी सप्लाई क्या होगी बेटा? इनइलास्टिक। Analyze. ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन टेक्निक। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा? याद है मैंने बताया था जब माइक्रो स्टार्ट किया था, अभी सौमिक यू नॉट हर्ड अबाउट। सो देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है लैंड, एक यस होता सर। है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ईशिप, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो देखो इन चारों के बिना बिजनेस नहीं हो पाएगा। आज अगर कोई सा ही बिजनेस उठा लो, उसमें लैंड होगा, भले खुद का हो, रेंटेड हो, मतलब नहीं है, लेबर होगा, कैपिटल लगा होगा बिजनेस के अंदर, और एक ओनर होगा बिजनेस का, विच इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर। सो अगर ये 4 फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन, मतलब अगर किसी भी फैक्टर की अवेलेबिलिटी भी कैसे सप्लाई को अफेक्ट करती है। जैसे देखो, a commodity will have elastic supply if resources and facilities to produce the commodity are easily available। मतलब उसको चारों फैक्टर्स इजीली मिल गए तो उसका सप्लाई क्या होगा? बताओ। Elastic. इलास्टिक। ये हो गया फर्स्ट थिंग कि अगर आपके सारे रिसोर्सेज, जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, रॉ मटेरियल लग रही है, तो यहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा? उसका सप्लाई इलास्टिक। और इसके अपोजिट सोचो, अगर ये सारे फैक्टर्स मुझे इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं ऐसे स्टेट में रह रहा हूं जहां पे लेबर अवेलेबल नहीं है, तो क्या सप्लाई इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा? Inelastic. सप्लाई फिर इनइलास्टिक हो जाएगा अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन ऑफ इजीली नहीं है। अगर वो इजीली अवेलेबल है बेटा, तो उनका सप्लाई क्या हो जाएगा? इलास्टिक। इफ दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, तो वो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। अब ये इलास्टिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो लेबर को इंक्रीज कर ले, हो सकता है अपना पावर प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले, हो सकता है अपना लेबर टाइम इंक्रीज कर ले, हो सकता है अपना कैपिटल इंक्रीज कर ले, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, वो तो प्रॉफिट अर्न करने बैठा हुआ है। तो अगर उसको लगे कि भैया कल सिचुएशन अच्छी खासी है, प्राइस बढ़ जाएगा, तो आज अपने लेबर से वो क्या करवा देगा? ओवर टाइम, कि भैया कल आपके ये प्राइजेस में भले आपको मैं ज्यादा प्राइस दे दूंगा क्योंकि मार्केट में हमारे गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो मुझे ओवर टाइम चाहिए एंड आई विल नीड मोर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आ जाते हैं इनपुट कॉस्ट। देखो कोई भी चीज बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी क्या है? इनपुट कॉस्ट ही है। अब इफ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट बेटा अपन ने अभी प्रोडक्शन चैप्टर में आएगा वो, आई विल टेल यू अबाउट दैट, बट अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट क्या बोलता है? अगर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट कम हो रहा है, गेटिंग दिस, मतलब जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता जा रहा है और उसका कॉस्ट कम होता जा रहा है, तो वो अपनी सप्लाई क्या कर लेगा? इंक्रीज। क्योंकि देखो
प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और उसका कॉस्ट कम होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। Increase. वो अपना सप्लाई क्या करेगा? इंक्रीज। पर अगर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इज देयर, अब उसका उल्टा हो रहा है, मतलब अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा तो मुझे कम कॉस्ट नहीं लगेगा, मुझे ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो अब क्या करेगा? वो सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही मैंने प्रोडक्शन इंक्रीज करा तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और मुझे प्रॉफिट इतना नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करेगा? वो सप्लाई कम कर देगा, इसीलिए हो जाएगा सप्लाई इनइलास्टिक। क्लियर? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन चैप्टर में। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द सप्लाई इफ द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तुम खुद सोचो, एज अ प्रोड्यूसर तुम कुछ चीज बना रहे हो, पर उस चीज में पहले तुम प्रॉफिट ₹50 का अर्न कर ही रहे हो, लेकिन जैसे ही तुमने आउटपुट बढ़ाया तो तुम्हारा मुनाफा पर यूनिट से 50 से आ गया 30, तो क्या तुम उसे इंक्रीज करोगे क्या? No, sir. तो अपना क्या होगा? अगर जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपका कॉस्ट बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आई विल नॉट गो, सप्लाई क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। लेकिन अगर मेरा तो प्रोडक्शन सर बढ़ रहा है और जहां पहले मैं प्रॉफिट 50 से अब मैं 70 रुपीज पर यूनिट कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? उस प्रोडक्शन को और इंक्रीज करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही अपना प्रोडक्शन बढ़ाया मेरा कॉस्ट कम हो गया और कॉस्ट कम होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। सो आई विल डेफिनेटली इंक्रीज माई प्रोडक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक। क्लियर? सर एक Yes, क्वेश्चन था पूछ क्रिश। सर। वो जैसे बोलते हैं कि आप बल्क में माल अगर बनाते हो तो कॉस्ट तो हमेशा कम ही हो जाता है ना, ज्यादा कैसे होगा? कॉस्ट देख हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है बेटा। अब क्या कर सकते हैं? हमेशा नहीं है, हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा अगर अपन बल्क में लें या बल्क में करें प्रोडक्शन तो आपका कॉस्ट हमेशा कट हो, ऐसा नहीं है। जब तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट है, जब मैं तुमको वाला चैप्टर करवाऊंगा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाला, तो उसमें तुम देखना कि हमेशा ही सर कॉस्ट डिक्रीज नहीं होता है, कभी कभार कॉस्ट इंक्रीज भी होता है। हाँ सौम्य। सर इनइलास्टिक का एग्जांपल है? हाँ, राइजिंग का आई विल गिव यू द एग्जांपल इन प्रोडक्शन चैप्टर, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन दैट। ठीक है। ठीक है, चल नहीं भी तो एक सिंपल एग्जांपल बोल देख। पर्टिकुलरली इफ दी यू आर दी प्रोड्यूसर, मान के चल यू आर प्रोड्यूसर ऑफ पेन। ओके, अब तुझे लग रहा है कि मैं एक दिन में 1000 पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और उसमें मेरे को एक पेन का कॉस्ट पड़ रहा है 10 रुपए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने 1000 से 2000 प्रोडक्शन का डिमांड करा तो लेबर ने अपना कॉस्ट बढ़वा दिया, क्योंकि वो तो ओवर टाइम करेगा ना। जहां पहले वो एक दिन में मेरे को 1000 पेन दे रहा है, तो अब उसको एक दिन में 2000 पेन देने, तो उनके तो टाइमिंग बढ़ गए, उनका ओवर टाइम बढ़ गया। तो जहां मुझे वो कॉस्ट 10 रुपए पेन पड़ रहा था, अब वो कॉस्ट पड़ गया मुझे 15 रुपए, क्योंकि लेबर ने अपने कॉस्ट बढ़वा दिए। मुझे मटेरियल दो दो बार मंगाना पड़ा, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया। तो ये सारे कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा अगर मैं अच्छा। बल्क में प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो कॉस्ट कम ही हो। कभी कभार अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट अपना बढ़ भी सकता है। यस सर, आ गया। चलो आगे, एनी डाउट्स ऑन में? No, sir. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज PAIN। एन पे आ गए, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ये तो अपन ने उसमें ही पढ़ा था। पेरिशेबल गुड्स हैव inelastic supply because supply cannot be adjusted accordingly. Now what are perishable products? जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो इनकी सप्लाई क्या होगी बेटा? इनकी सप्लाई इनइलास्टिक ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं बेचेंगे तो अगले दिन तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा? पूरा पूरा स्टॉक क्या हो जाएगा? बर्बाद। तो यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस इज द नेचर ऑफ कमोडिटी कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की हमेशा सप्लाई क्या रहेगी? इन इलास्टिक। कमिंग टू ड्यूरेबल गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ये इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला, तो इनकी सप्लाई क्या हो जाती है? इनकी सप्लाई होती है इलास्टिक। क्लियर विद दिस? यस Yes, सर। sir. ओके, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं बेटा? पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनकी सप्लाई को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर सप्लाई इज बेस्ड ऑन नेचर। अगर अच्छा खासा नेचर रहा, अच्छा एटमॉस्फेयर रहा, तो सप्लाई इंक्रीज भी हो जाएगी। हो सकता है कि अगर नेचर खराब रहा, जैसे मौसम बदला, तो सप्लाई हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। सो इन दैट केस पेरिशेबल गुड्स हैव इनइलास्टिक सप्लाई। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं तो बेटा ड्यूरेबल गुड्स क्या रहता है? इलास्टिक सप्लाई।
अब देखो इलास्टिक और इनइलास्टिक अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि अगर इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन वन, मतलब प्राइस में कम चेंज है लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है। और यहाँ पे इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज है। क्लियर? जो अपन ने पहले डिग्रीज पढ़ी थी, ये लेस देन वन होगा और ये क्या होगा, मोर देन वन, क्योंकि इसकी सप्लाई क्या है, इलास्टिक। Clear with this? Now moving on to the Yes, last sir. factor of today, that is time period. अब टाइम पीरियड से क्या होता है, देखो अगर मुझे ज्यादा टाइम मिल जाए सप्लाई करने के लिए तो मैं अपना सप्लाई क्या कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। ग्रेटर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। जैसे मुझे किसी का ऑर्डर मिला और उसने बोला कि सर आप 10 दिन के अंदर दे दो, तो 10 दिन के अंदर मेरे को पता है कि हाँ अच्छा टाइम पीरियड है, मैं अपना सप्लाई दे सकता हूँ। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं यू हैव टू सप्लाई विद इन 5 days ना, तो उसने एकदम से अपना क्या कर दिया, टाइम पीरियड कम कर दिया, तो मैं बोलूंगा भैया अगर आप 10 दिन देते तो मैं ज्यादा सप्लाई दे सकता था आपको, लेकिन अगर आपने 5 दिन दिए हैं तो आई विल रिड्यूस माई सप्लाई, क्योंकि एकदम से इतना प्रोडक्शन करना आसान नहीं है। सो अगर ज्यादा टाइम पीरियड मिलेगा सो मोर सप्लाई विल बी देयर, मोर विल बी द इलास्टिसिटी। बट अगर लेस टाइम पीरियड रहेगा तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेसर द टाइम पीरियड देयर विल बी इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया है कि मुझे सप्लाई करने का आप पूरा मौका दो। पर यहाँ पे आप मुझे ज्यादा टाइम दे रहे हो, सो आई विल सप्लाई मोर क्वांटिटी एज डिमांडेड बाय यू। क्लियर? ओके। Yes, sir. अब बेटा ये ज्योमेट्रिक एंड पॉइंट मेथड पहले आता था, दैट इज नाउ बीन डिलीटेड इन दी कोर्स। आपको परसेंटेज मेथड मैंने पूरा करवा दिया है, दैट इज द ओनली इन मेथड इन दी particularly syllabus। अब ज्योमेट्रिक मेथड आपका हट चुका है। So we are ending supply chapter here. This was the last slide. Thank you students for listening the supply chapter.